जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। वरुण आइड मेस में आप सभी को स्वागत है। और आज हम लोग करेंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। और ध्यान रखें कि ये आप लोगों की सुविधा के लिए हम प्रत्येक वीडियो पर उसका नंबरिंग कर दे रहे हैं कि 1 2 3 4 5। इस हिसाब से ही आप लोग देखना प्रारंभ कीजिएगा ताकि सिलसिलेवार ढंग से आपको समझ में बातें आती जाएंगी। एक बात का खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो भी अभी हम आपको करेंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं इसका संबंध न्यूज़पेपर से है। तो हो सकता है किसी व्यक्ति का किसी पद के लिए नियुक्ति हो गई है, इसकी नियुक्ति की घोषणा हो गई है, नियुक्ति नहीं हुई है, तो इस तरह की बातें हम उसी रूप में लिखवाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे भी। और एक बात और तय है कि जिस व्यक्ति की अगर किसी बात के लिए घोषणा हो जाती है कि फला आदमी आरबीआई का गवर्नर बनेंगे या फला आदमी अब मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, तो वो रियली में बन ही जाते हैं। तो हम उसी रूप में उसको लिखवाएंगे, आप लोग इसे समझिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये बिहार से खबर है। हम लोग चूंकि टारगेटेड है बीपीएससी और सीडीपीओ, तो ध्यान इस बात का रखेंगे कि बिहार वाला जो भी हम न्यूज लिखवा रहे हैं उस वहां पर आप लोग अपने कॉपी में या डायरी में लिख लेंगे बिहार, ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। ठीक है, और आप लोग पहले लिखते चलें, उसके बाद फिर हम याद कराते हैं। तो आइए लिखेंगे कि शैवाल गुप्ता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। शैवाल गुप्ता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिनका निधन हो गया। जिनका निधन हो गया। जिनका निधन हो गया। ये समाज विज्ञानी और एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे आद्री, यानी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ADRI, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको, आद्री के संस्थापक भी थे। के संस्थापक भी थे। अब थोड़ा सा कलम को रोक दीजिए और समझिए बात। क्वेश्चन आएगा कि ऐसे अभी अभी हाल ही में शैवाल गुप्ता का निधन हो गया, वे क्या थे? तो ऑप्शन में रहेगा राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री या अन्य। तो आप क्या आंसर देंगे कि अर्थशास्त्री। फिर क्वेश्चन आएगा कि अभी अभी हाल ही में शैवाल गुप्ता का निधन हो गया, इन्होंने एक संस्था का स्थापना किया था पटना में, उसका नाम बताइए। तो क्या नाम बताएंगे? आद्री। क्या बताएंगे? आद्री। फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि आद्री का फुल फॉर्म बताइए, ADRI। तो फिर बताएंगे एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहां से इतने क्वेश्चन क्रिएट होंगे, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखना प्रारंभ कीजिए। जम्मू कश्मीर संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य केडी सेठी का निधन हो गया। संविधान सभा को 26 जनवरी 1957 में भंग कर दिया गया था। संविधान सभा को 26 जनवरी 1957 में भंग कर दिया गया था। चलिए ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि अभी अभी हाल ही में केडी सेठी का निधन हो गया। उनका संबंध कहां से था? तो जम्मू एंड कश्मीर से। और उस संविधान सभा के क्या थे? अंतिम जीवित सदस्य भी थे। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंतिम जीवित सदस्य कौन थे? तो केडी सेठी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और संविधान सभा भंग कब हुआ जी? तो 26 जनवरी 1957 में। कब हुआ? 26 जनवरी 1957 में जम्मू एंड कश्मीर में।
अब लिखेंगे अगला पॉइंट, जेडीएस, जेडीएस ये पार्टी का नाम है, जेडीएस के वरिष्ठ नेता एमसी मनागुली, एमसी मनागुली का निधन हो गया, एमसी मनागुली का निधन हो गया। जेडीएस के वरिष्ठ नेता एमसी मनागुली का निधन हो गया। क्वेश्चन ऐसे आएगा, अभी अभी हाल ही में एमसी मनागुली का निधन हो गया, उनका संबंध किस चीज से है? ऑप्शन रहेगा राजनीति, सिनेमा या पत्रकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजनीति। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एमसी मनागुली का निधन हो गया, उनका संबंध किस पार्टी से था? तो जेडीएस, जेडीएस। अब की बार बीपीएससी 66 बीपीएससी में क्वेश्चन ऐसा पूछ ही दिया गया था, रामविलास पासवान का संबंध किस पार्टी से था? तो चूंकि आप लोग को याद होगा, चलिए हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखें कि रामविलास पासवान किस पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे कि भारत ने मैत्री टीका अभियान के तहत, भारत ने मैत्री टीका अभियान के तहत श्रीलंका और बहरीन को, श्रीलंका और बहरीन को कोरोना टीका भेजा। फिर से सुनेंगे, भारत ने मैत्री टीका अभियान के तहत श्रीलंका और बहरीन को कोरोना टीका भेजा। क्वेश्चन आएगा कि मैत्री अभियान का संबंध किस चीज से था? तो आंसर हो जाएगा कोरोना टीका से था। मैत्री अभियान के तहत किस देशों को कोरोना का टीका भेजा गया था? तो आंसर होगा श्रीलंका और बहरीन। ठीक है, कैसे भी बनाया जा सकता है ऑप्शन को ऐसे ही बनाया जा सकता है कि इनमें से किस देश को कोरोना टीका भेजा गया। ऑप्शन 1 श्रीलंका, 2 नंबर बहरीन, 3 नंबर दोनों को, 4 इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या मारेंगे? दोनों को, 3 नंबर। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान वीचैट, शीर्ष स्थान वीचैट। वीचैट तो आप लोग समझ रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, ये शॉर्ट किट वीडियो है। वीचैट को मिला है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान वीचैट को मिला है। शीर्ष 10 कंपनियों में, शीर्ष 10 कंपनियों में रिलायंस जियो, शीर्ष 10 कंपनियों में रिलायंस जियो एकमात्र कंपनी है जिसका स्थान 5वां है। शीर्ष कंपनियों में रिलायंस जियो एकमात्र कंपनी है जिसका स्थान 5वां है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अभी अभी हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की सूची जारी किया गया है, इसमें प्रथम स्थान यानी शीर्ष स्थान किसका है? तो आंसर हो जाएगा वीचैट का है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्रिएट होगा कि अभी अभी हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की सूची जारी किया गया है, इसमें रिलायंस जियो का कौन सा स्थान प्राप्त है जी? तो 5वां। कौन सा स्थान प्राप्त है? 5वां। नहीं तो क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी का, सॉरी ऐसे पूछा जाएगा कि टॉप ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की सूची में टॉप 10 में किस इंडस्ट्री का नाम है? तो ऑप्शन रहेगा रिलायंस जियो। आपका आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे कि टोक्यो ओलंपिक 2021, टोक्यो ओलंपिक 2021 जापान में जुलाई में होने वाला है। टोक्यो ओलंपिक 2021 जापान में जुलाई में होने वाला है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2021 कहाँ होगा? तो आंसर हो जाएगा जापान में। इसी में अभी लिखेंगे कि 2024 में पेरिस में होगा। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। तो ब्रैकेट में फ्रांस लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे। 2024 में कहाँ होगा टोक्यो? 2024 में ओलंपिक कहाँ होगा? तो पेरिस में होगा। 2028 में कहाँ होगा जी? तो लॉस
एंजिलस, लॉस एंजेलिस कहाँ है? अमेरिका में है। तो 2028 में अमेरिका में होगा। एक बार फिर से याद करते हैं हम लोग कि टोक्यो ओलंपिक कहाँ होगा बाबू? टोक्यो ओलंपिक कहाँ होगा जी 2021 में? तो जापान में। 2024 में कहाँ होगा जी? तो पेरिस में होगा। 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजेलिस में होगा। लॉस एंजेलिस कहाँ है? अमेरिका में। एक क्वेश्चन तो ये भी पूछा जाता है कि ओलंपिक का खेल जो होता है कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है? तो हमेशा याद रखेंगे कि 4 वर्ष। यहाँ डिफरेंस निकाल कर भी देखा जा सकता है। हालांकि देखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाला था, एक कोरोना के वजह से 2021 में हो रहा है, ठीक है। इसलिए 21 से 24 कीजिएगा तो 3 साल होगा, और 24 से 28 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 साल होगा। तो यहाँ गैपिंग आपको दिख रहा है ना 4 साल का। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है? तो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित होता है। तो संभवतः याद हो गया होगा। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं हम लोग कि लोगों को न्याय प्रदान करने वाले राज्यों की सूची में, लोगों को न्याय प्रदान करने वाले राज्यों की सूची में वर्ष 2020 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। लोगों को न्याय प्रदान करने वाले राज्यों की सूची में वर्ष 2020 में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा। इसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल को स्थान मिला। इसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल को स्थान मिला। न्याय के मामले में लिखेंगे, न्याय के मामले में छोटे राज्यों में त्रिपुरा शीर्ष पर है। त्रिपुरा शीर्ष पर है, और शीर्ष पर त्रिपुरा है तो 2 नंबर 3 नंबर किसका स्थान है? तो इसको भी लिख लीजिए। इसके बाद सिक्किम तथा गोवा का है। इसके बाद सिक्किम तथा गोवा का है। और इसी में जोड़ेंगे कि यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा तैयार किया गया। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा तैयार किया गया। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि न्याय प्रणाली के रूप में शीर्ष स्थान अभी हाल ही में किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, तो प्रथम याद रखा जाता है। हालांकि लिखाने के लिए हम 5 लिखा दिए हैं, लेकिन आपको प्रथम और दूसरा जरूर याद रखिए। दूसरा स्थान किसका है जी? तो तमिलनाडु। दूसरा स्थान तमिलनाडु का, प्रथम महाराष्ट्र और दूसरा तमिलनाडु। और छोटे राज्यों में न्याय के मामले में शीर्ष स्थान किसका मिला है? तो त्रिपुरा का मिला है, और दूसरा किसका है? सिक्किम। तो शीर्ष स्थान छोटे राज्य में पहला है त्रिपुरा और सेकंड है सिक्किम। और बड़े राज्यों में तो शीर्ष स्थान है महाराष्ट्र का और दूसरा है तमिलनाडु। चलिए ठीक। क्वेश्चन ये आएगा कि अभी अभी हाल ही में न्याय प्रदान करने वाले राज्यों की सूची तैयार की गई थी 2020 की। किस संस्था ने तैयार की थी? तो टाटा ट्रस्ट द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा तैयार की गई थी? टाटा ट्रस्ट के द्वारा तैयार की गई थी। अब एक और खबर है, लिख लीजिए कि 2020-21 के आर्थिक सर्वे के अनुसार, माने सेशन, इसको ऐसे कहेंगे कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वे के अनुसार इस साल जीडीपी में 7.7% गिरावट का अंदेशा है। 7.7% गिरावट का अंदेशा है। वित्त वर्ष 21-22 में विकास दर 11% रहने का अनुमान है। 11% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 21-22 में विकास दर 11% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार केवी सुब्रमण्यम है। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम है। वित्त वर्ष 2021 के बजट में, वित्त वर्ष 2020-21 लिखेंगे। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में राजकोषीय घाटा 7.96 लाख करोड़
7.96 लाख करोड़ यानी जीडीपी का 3.5% रहने का अनुमान है। जीडीपी का 3.5% रहने का अनुमान है। ठीक है, लिख लिए। देखिए ये आर्थिक आंकड़े हैं, इसमें कुछ शब्दों को समझना होता है। जैसे ध्यान रखेंगे कि जैसे कि कैलेंडर, जैसे कि ईयर जो होता है, हम लोग दो प्रकार से इसको देखते हैं, गवर्नमेंट चलाने की दृष्टि से या किसी कार्य की दृष्टि से भी। एक होता है कैलेंडर ईयर, तो कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। सॉरी, 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को समाप्त हो जाता है। एक होता है आपका फिनेंशियल ईयर, जिसको हिंदी में वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को समाप्त होता है। जैसे वित्तीय वर्ष 2021 अगर हम कहें तो इसका मतलब क्या है कि 2021 कहने का मतलब है कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, तो अब कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है? तो आज कौन सा डेट है जी? तो 8 अप्रैल है। तो 8 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल से शुरू हो गया है हमारा 21-22 का वित्तीय वर्ष। कब खत्म होगा? 2022 में 31 मार्च को। तो बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे कि वित्तीय वर्ष क्या होता है, यानी फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। इसी अनुरूप गवर्नमेंट का आंकड़ा भी आते रहता है। ठीक है, तो इसको समझेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2020-21 के आर्थिक सर्वे के अनुसार इस साल जीडीपी में 7.7% गिरावट का अंदेशा है। ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया आंकड़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आर्थिक सर्वे के अनुसार हाल ही में आर्थिक सर्वे किया गया था, जिसमें जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट की अंदेशा है? तो 7.7% की अंदेशा है। फिर वित्त वर्ष 21-22 में विकास दर कितने रहने की संभावना है? तो 11% रहने की संभावना है। ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो केवी सुब्रमण्यम है। कौन है? केवी सुब्रमण्यम है। उसके बाद वित्त वर्ष 20-21 के बजट में राजकोषीय घाटा कितना हुआ है? कितने होने का अनुमान है? वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में राजकोषीय घाटा कितने होने का अनुमान है? तो 7.96 लाख करोड़। 7.96 लाख करोड़ यानी जीडीपी का 3.5% रहने का अनुमान है। यानी जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे कि जीडीपी क्या है। ठीक है, तो ये तो जो मतलब क्या है कि शब्दावली है आर्थिक, उसको एक अलग वीडियो में हम बनाएंगे, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, इसलिए उस पर हम उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। नहीं तो वीडियो का ड्यूरेशन बड़ा हो जाएगा, तो फिर आपके लिए भी तकलीफ वाली बातें हो जाएगी कि सर क्या क्या कहाँ से कहाँ लिंक जोड़ दिए। ठीक है, तो उसके लिए अलग वीडियो बनेगा आर्थिक शब्दावली का। तो इसमें आप लोगों को टेंशन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल ये वीडियो आज यही संपन्न होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और निरंतर आप लोग पढ़ते रहिए, तन्मयता से पढ़िए, और बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। और निश्चित तौर पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ में इसका बहुत फायदा होने वाला है। फिर इसके बाद हम ये तो आपको न्यूज़पेपर से ही अभी पढ़ा रहे हैं, फिर आपको आवश्यकता के अनुसार हम जैसे कि दृष्टि पेपर है या प्रतियोगिता दर्पण पेपर है, यहाँ से भी हम इसको एनालिसिस करके फिर मटेरियल हम डालेंगे। मतलब मेरा टारगेट रहेगा कि 30 से 35 क्वेश्चन जो आता है बीपीएससी में, 150 क्वेश्चन में करेंट अफेयर्स का, वो फुली कवर्ड हो। तो मेरी यही योजना है और मैं इसी पर काम कर रहा हूँ। और आप लोग यहाँ ध्यानपूर्वक देखते रहिए वीडियो को। आप लोगों को कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। पेपर नहीं भी पढ़ रहे हैं तभी आपका काम हो रहा है। मैगजीन नहीं भी पढ़िएगा तभी आपका काम हो जाएगा। तो ये पूर्ण रूप से जिम्मेवारी पूर्वक मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बने रहिए और फिलहाल देखते रहिए। वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है,
रियली में ये रिकॉर्डेड वीडियो हो तो आप कई बार देख सकते हैं इसे। चलिए ठीक है, और आप लोग सभी एक सलाह देंगे कि सभी लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाए रहिएगा तो आपके लिए फायदे की बातें हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी जो पुराने मान लेते हैं कि मित्र हैं, वे लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो वे लोग तो बातों को समझ रहे हैं कि क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। लेकिन जो भी नए अभ्यर्थी हैं उनको अभी ज्ञात नहीं है कि क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का मतलब हम लोग पेपर से कैसे कट आउट करें। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहिए, आपका फायदा होता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।